नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो सीरीज जो है चल रही थी हमारी, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखेंगे 24 क्वेश्चन, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, पूरे चांसेस है कि इनमें से आपको काफ़ी कुछ मटेरियल जो है एग्जाम में देखने को मिल जाए। लगभग 80% 90% आपको जो है 80 से 90% जो है आपको एग्जाम में इसमें से देखने को पूरे चांस मिल सकते हैं। क्योंकि जैसा कि अब तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं उन सबको एनालाइज करके ये रिजल्ट निकाला गया है कि आपके अगर आप पिछले 4 साल के पेपर उठा लेते हैं तो उनमें से आपको काफ़ी कुछ जो है क्वेश्चन देखने को मिल रही हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकती है आगे पीछे, तो उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे किस क्वेश्चन को समझना है, कैसे उसके आंसर को चेंज करना है, कैसे आंसर को लिखना है, वो सब मैं इस सीरीज़ में आपको साथ साथ जो है बताते हुए चल रही हूँ। तो ये 24 क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तब आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आपका जो है 3rd पार्ट यहाँ पर लेकर मैं आई हूँ कोशिश। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। What do you understand by forest resources? Explain the need of forest conservation. Discuss the remedies of forest conservation. यहाँ पर आपसे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया कि वन संसाधन क्या होता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होता है। तो सबसे पहले आप और कुछ नहीं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि ये जो वन संसाधन है वन संरक्षण की क्या आवश्यकता है, यानी कि फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने की या उनको बचाने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें हम ये बता देंगे ना कि किस तरीके से पेड़ पौधे जो हैं लोग उनको काटते जा रहे हैं धीरे धीरे, टेक्नोलॉजी के नाम पर, नई नई टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट के नाम पर जो है पेड़ पौधों को ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं तो जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन आता है आपका कि इनके उपायों पर हमें बताना है, ये बताना है कि कैसे हम जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। पहले तो हमें ज़रूरत बतानी है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है, और उसके बाद हमें कुछ तरीके बता देने हैं कि कैसे कैसे हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन सबसे पहले यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो टर्म फॉरेस्ट है ये हमारे लैटिन भाषा के फॉरेस्ट शब्द से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि बाहर का। ठीक है, कुल मिलाकर अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट क्या है, ये आपका पौधे, प्रकृति, खेती, पेड़ों, इन सब का क्या है, एक तरीके से कम्युनिटी आप कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, एक तरीके से एसोसिएशन है। ये फॉरेस्ट क्या होता है, एक तरीके से एसोसिएशन या ग्रुप है जिसके अंदर आपके प्लांट्स, नेचर या कल्टिवेटेड है हो जाते हैं, आपका खेती, ये सारी चीज़ें जो है आपके शामिल हो जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं कि हाँ जंगल हो गया। जंगल होता क्या है, पेड़ पौधे से घिरे हुआ स्थान, ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, खेती, इस तरह की चीज़ें पाई जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं यूजेस या नीड्स ऑफ फॉरेस्ट। हमें ये बता रहे हैं हम नेक्स्ट में कि हमारे इन जंगलों का क्या उपयोग होता है, इन जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं इनका हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इनकी क्या ज़रूरतें होती हैं। दोनों में सेम पॉइंट आएंगे। अगर ऐसा हो जाए कि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट के यूज़ बताइए या फॉरेस्ट के नीड्स बताइए, तो यही सेम पॉइंट्स आपको वहाँ पर लिखने हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जो ये फॉरेस्ट में जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ये किस काम आते हैं। ये आपके घर के निर्माण में, जब आपको घर बनाना होता है तो उसमें लकड़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, गेट के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जहाज़ के निर्माण में, पुलों के कंस्ट्रक्शन में, रेलगाड़ियों में, फर्नीचर बनाने में, ठीक है, इमारती लकड़ी बनाने में, तो इस तरह की चीज़ें बनाने में या लकड़ी बनाने में क्या होता है, हमें पेड़ पौधों की या जंगलों की ज़रूरत पड़ती है। ये घर में या उद्योगों में ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी के और चारकोल की आपूर्ति करते हैं। मतलब अगर कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री लगी हुई है, चाहे वो फैक्ट्री घर में लगी हुई हो, छोटे बेस पर हो या बड़े बेस पर हो, ठीक है, तो उसमें भी जब ईंधन होगा तो ईंधन में कुछ लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, चारकोल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी जंगलों में जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा कागज़, आप सब जानते हैं कागज़ किससे बनता है, पेड़ पौधों की लकड़ियों से ही कागज़ को बनाया जाता है। उसके अलावा खाने के लिए कुछ भोजन होता है। ठीक है, जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं या कहीं भी पेड़ पौधे हो रहे हैं, उग रहे हैं, पेड़ पौधे से हमें फल सब्जियां जो है प्राप्त होती हैं, मिलती हैं, हमारा भोजन बनता है। उसके अलावा दवाइयों के लिए जो है हमारा इस्तेमाल होता है, मोमबत्ती, दवाई, जूते बनाने के लिए या मधुमक्खी का मोम जो है हमें जंगलों से या पेड़ पौधों से ही मिलता है।
ठीक है। इसके अलावा इस तरीके के बहुत सारे यूजेस या नीड्स जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे नीड्स होंगे जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, इजी लैंग्वेज में आ रहे होंगे, उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा, इनमें से जो जो आपको ईजी या कंफर्टेबल लगे उनको वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है इनडायरेक्ट यूजेस की। ये तो ऐसे यूज थे जो डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, हम देख पा रहे हैं कि हाँ जंगलों का, पेड़ पौधों का, लकड़ी का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। कुछ ऐसे ऐसे यूजेस भी होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता कि हाँ जंगलों के ये फ़ायदे भी हैं। इनडायरेक्टली फॉरेस्ट जो होते हैं हमारी मदद करते हैं। कैसे? जैसे बहुत सारी बारिश हो रही है तो बारिश का पानी जो है उसको ऑब्जर्व करने में जंगल जो है मदद करते हैं। बारिश का बहुत सारा पानी जो होता है वो जंगल ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिसकी वजह से धरती पर बाढ़ आने की संभावना जो है कम रहती है। या बहुत कई बार ऐसा होता है कि तूफानी हवा चल रही है तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए, पीछे से कहीं से बाढ़ आ रही है, बहुत ज़्यादा वर्षा का पानी आ रहा है, तो उनकी स्पीड को कम करने के लिए क्या होता है, जंगल हमारी मदद करते हैं। और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बाढ़ होती है उस टाइम पर उसकी स्पीड को कम करने के लिए, पानी को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है। हंटिंग ग्राउंड्स, शिकार के मैदान प्राप्त करने के लिए। उसके अलावा मनुष्य को या जीव जंतु को ऑक्सीजन जो है, उसके अलावा मनुष्य को ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे, खुद कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, तो जो है एनवायरनमेंट है उसको भी जो है रिलीफ मिलता है या हेल्प मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से हमें ये बता दिया गया हमने कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, या हमने ये बता दिया कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आप नीड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन हेडिंग डाल सकते हैं, चाहे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, और आप उसमें लिख सकते हैं कि हाँ इन सभी चीज़ों के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, फॉरेस्ट को बचाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह आप इसी के बाद 2 लाइनों में ये बात लिख सकते हैं कि हमने ऊपर देखा कि फॉरेस्ट या जंगल जो होता है किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, कितना यूज़फुल होते हैं, तो इनको बचाए रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे भी फ्यूचर में ये हमारे काम आते रहें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने बता दिया डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कि कैसे धीरे धीरे जो जंगल है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज या वन संसाधन जो है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, वो हमने यहाँ पर जो है बता दिया। कि इसमें हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से धीरे धीरे पेड़ पौधों को काटा जाने लगा है, डेवलपमेंट के नाम पर अलग अलग ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनने लगी हैं। ठीक है। जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर जो है वो बता दिया है। ठीक है। इसके रीज़न चाहें तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आपके फॉरेस्ट जो आपके फॉरेस्टेशन है या डिफॉरेस्टेशन है, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, इसके क्या क्या रीज़न है, इसको चाहे तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और चाहे तो इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पर कि आपका आंसर की कितनी ज़रूरत है। ठीक है। और उसके बाद एंड में जो क्वेश्चन का था रेमेडीज़, कि हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन को कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वनरोपण यानी कि रिफॉरेस्टेशन करके। ठीक है। पेड़ों की नियमित और नियोजित कटाई, जो कटिंग हो रही है या हम पेड़ों को काटते हैं वो फिक्स कर दी जाए कि भाई हाँ तुम इससे ज़्यादा नहीं काट सकते। वो कंट्रोल्ड कटाई होनी चाहिए, प्लान्ड होनी चाहिए कि वहाँ जहाँ पर ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा वहीं पर ही पेड़ काटे जाने चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं काटे जाने चाहिए। ठीक है। जंगल पर कई बार ऐसा होता है कि पूरे पूरे जंगल में आग लग जाती है तो पूरा का पूरा जंगल ही नष्ट हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। ठीक है। तो ये जो है कुछ तरीके हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ सीड बैंक हो गया। ठीक है। गवर्नमेंट को जो है पूरी अपना भूमिका निभानी चाहिए अपनी तरफ से, जो है नए नए प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए हेल्पफुल रहें। तो ये चीज़ें हम जो है यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण के बारे में बताना है, इनके टाइप्स बताने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम जो है बहुत ही छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं प्रदूषण क्या होता है। बहुत सारे प्रदूषण होता है, जैसे कि आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। ठीक है। तो जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे पोल्यूशन जो है हम देखते हुए आ रहे हैं, वही सब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो पहले हमने प्रदूषण के बारे में बता दिया कि प्रदूषण क्या है, जब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ हानिकारक पदार्थ शामिल होते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होता है, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ शामिल होते हैं या इंक्लूड हैं जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को या ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, प्रदूषक यानी कि पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूटेंट क्या हुए, वो मटेरियल हुए या वो आपका पदार्थ हुए जो कि हमारे पर्यावरण को या एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है।
जो आपके ये पोल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, ये आपके नेचुरल भी होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ज्वालामुखी हुआ तो ज्वालामुखी की जो राख हो गई वो क्या बन गया, आपका एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाएगा, ठीक है। और कई बार ये मानव के द्वारा भी बनाए हुए होते हैं, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हो गया, कचरा हो गया, ठीक है, वो सब क्या होता है, प्रदूषक होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, जो कि हवा में, पानी में या ज़मीन में जाकर उनकी क्वालिटी को ख़त्म करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। प्रदूषण के टाइप्स हमने यहाँ पर लिख दिया। पॉल्यूशन के टाइप्स, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी मटेरियल कितना हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने पॉल्यूशन को अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है। लगभग हाफ पेज पर ये आपका आ जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हम लिखेंगे हाफ पेज पर, नहीं तो एक पेज पर इसको आप जो है डायग्राम पूरा एक पेज पर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ हाफ पेज पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1 से 1.5 पेज जो है आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 4 एयर पोल्यूशन या 4 टाइप्स हैं पोल्यूशन के। तो अगर आप एक पेज पर 2 भी लिखते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रीफ में लिखा। हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन में एक आउटलाइन हो जाती है कि हमें क्या क्या आंसर्स लिखने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आता कि एयर पोल्यूशन को बताइए, वहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए एक ही चीज़ है, एयर पोल्यूशन। वहाँ पर हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, एयर पोल्यूशन होता क्या है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, ये किस तरीके से हार्म पहुँचाता है, हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, स्कूल कैसे रोल प्ले कर सकता है। तो वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ बेसिक ब्रीफ में बताना है। वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब हमारे जो वायुमंडल होता है, एयर होती है, उसमें कुछ पोल्यूटेंट यानी कि कुछ दूषित पदार्थ जो होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है, और हमारी वायु को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं या दूषित कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ जहरीली गैस हो जो फैक्ट्री वगैरह से निकलती हैं, वो क्या होता है, वायु में मिल जाते हैं और वायु के थ्रू या एयर के थ्रू जो है हमारे शरीर में पहुँचते हैं, मनुष्यों को भी नुकसान पहुँचाते हैं और जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन में या वायु प्रदूषण में कौन कौन से केमिकल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? वो है जीवाश्म ईंधन। जब आप फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूटेंट निकलता है। इसके अलावा खनन कार्य, जब माइनिंग काम आप करते हैं माइनिंग का, तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट निकलते हैं। उसके अलावा उद्योग यानी कि फैक्ट्री कारखाने में भी जो है अलग अलग तरीके की नशीली जहरीली जो है गैसें निकलती है जो हवा में मिल जाती हैं। इसके बाद आपका जल प्रदूषण आ गया। जल प्रदूषण में आपका क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण तब होता है जबकि आपके जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिक्स होते हैं, ये आपके जलों में मिल जाते हैं। जल कहाँ होगा? आपका झील, नदी, समुद्र, उनमें मिलकर आपके जल को या जो पानी है उसको खराब कर देते हैं। तो ये आपका जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जल प्रदूषण में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ठोस अपशिष्टों को जलाशयों में डालना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, कोई भी हमारे घर से कुछ वेस्ट निकला, कूड़ा कचरा निकला और हमने उसको जलाशय में डाल दिया, ठीक है, वो जब ठोस होगा, सॉलिड होगा, तो वो खुद से घुलेगा तो नहीं और वो उसी में पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से जो है पॉल्यूटेंट की तरह काम करेगा और हमारा जल जो है वो जो पानी है वो खराब हो जाएगा। इसके अलावा मनुष्यों का या जो एनिमल्स होते हैं उनका वेस्ट जो निकलता है वो पानी में बहा दिया गया। उसके अलावा जो कुछ कीटनाशक और उर्वरक तत्व होते हैं कृषि में, जब हम इस्तेमाल करते हैं, कृषि में कुछ कीटनाशक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको पानी में बहा दिया गया। ये तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन होता है। सेम इसी तरीके से हम सॉइल पॉल्यूशन या नॉइज़ पॉल्यूशन को भी यहाँ पर हम बता देंगे। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। हम बेसिक 6-7 क्लास से ये चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो आपका जल प्रदूषण है इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हमें बताना है। किस किस पर प्रभाव? एक तो मनुष्य के जीवन पर, जानवरों पर, एनिमल्स पर, पेड़ पौधों पर और आपके मेटल्स पर, इनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हमें बताना है। और उसके बाद हमें तरीका बताना है कि कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं, मनुष्य पर, जानवरों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये 2 चीज़ें बतानी है। तो पहले हम वाटर पॉल्यूशन को ब्रीफ में 5 से 10 लाइन में जो है एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद जो है आगे का जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर पहले जैसे ऊपर क्वेश्चन में हमने वाटर पॉल्यूशन को बताया, सेम चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे वाटर पॉल्यूशन, ठीक है।
अब मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया वो हम यहाँ पर लिख देंगे, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन पर या मनुष्य पर, व्यक्तियों पर जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो जितने भी तरीके के आपके वाटर पोल्यूशन में केमिकल्स होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, वो सभी मनुष्य के लिए या व्यक्ति की जो हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, हम जो होता है पानी पीते हैं, जो हमारा पानी होता है वो अलग अलग सोर्सेज से आता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई लोकल में कोई नदी है वहाँ से ले लिया, कोई झील है वहाँ से ले लिया, कई बार ग्राउंड वाटर जो है वहाँ से निकाला जाता है समरसेबल के थ्रू। कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड वाटर से कुआं है या कोई नलका वगैरह लगाया हुआ है वहाँ से जो है पानी आ सकता है। तो अलग अलग सोर्स है पानी लेने के। तो वहाँ पर अगर उस पानी में केमिकल मिला हुआ होता है, अलग अलग पॉल्यूटेंट मिले हुए होते हैं, तो उससे क्या होगा, आप उस पानी को पिएंगे जिससे आपका स्वास्थ्य जो है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, आपके लिए वो हार्मफुल रहेगा हेल्थ के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ फैक्चुअल डाटा है वो देख सकते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज या कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर पुअर स्क्रीनिंग या प्योरिफिकेशन प्रैक्टिसेस है, मतलब किस तरीके से पानी को हम पीने योग्य बना सकते हैं, किस तरीके से पानी को हम साफ़ कर सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं, उसके एक तरीके होते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल्स डालकर पानी को स्वच्छ या पीने लायक बनाया जा सकता है, उसको साफ़ किया जा सकता है। अब कुछ देशों में तो ऐसा है जिसको पूरी तरीके से पता है, तो वो अपना जो भी पानी होता है उसको बिल्कुल साफ़ करके स्वच्छ पी करके पीते हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं होता। कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ एरिया या कुछ कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर उनको ये पूरे हर एक तरीके नहीं पता कि किस तरीके से हम पानी को साफ़ या स्वच्छ बना सकते हैं। तो इस कमी की वजह से वो क्या होता है कि जैसा पानी आ रहा है वैसा वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी हेल्थ को ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखी जा सकती है। ठीक है, अब जो है आप अगर गंदा पानी या जो है पॉल्यूटेड वाटर पी रहे हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मनुष्य की हेल्थ पर, देख सकते हैं आप। कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक है, हॉर्मोन्स का जो है डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है। ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शन, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेन सही से काम ना करे, ब्रेन डैमेज हो सकता है। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपको कार्डियो की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। देख सकते हैं आपके कितना ज़्यादा जो है खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप उस दूषित पानी को या पॉल्यूटेंट वाटर को पी नहीं रहे बल्कि उसमें स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं तो भी वो आपके लिए नुकसानदायक है। कैसे हो सकता है, आपकी त्वचा पर स्किन पर जो है व्यक्ति की वो रैसेस वगैरह हो जाते हैं। अगर आप कहीं किसी गंदे पानी में नहा ले या नहर नदियों में नहा ले, ठीक है, उससे क्या होगा, रैशेज वगैरह हो जाती हैं, आपकी आंखें जो है वो पिंक हो जाती है, गुलाबी हो जाती है। उसके अलावा आपको इन्फेक्शंस वगैरह हो सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये सारे नुकसान जो है आपको हो सकते हैं। उसके बाद एनिमल्स पर, पेड़ पौधों पर या मेटल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप चाहें तो इनको अलग अलग हेडिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर ह्यूमंस के लिए बताया, उसके बाद आप एनिमल्स के लिए बताएं, उसके लिए बाद आप प्लांट्स के लिए बताएं, आप अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे जितनी ज़रूरत थी तो मैंने ह्यूमंस के लिए अलग से बता दिया, एनिमल्स, प्लांट्स और मेटल्स का एक साथ डाल दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि जैसे समुंदर है, नदियाँ हैं, उसमें समुंदर है, नदियाँ हैं, वहाँ पर क्या होता है कि पानी ख़राब हो गया, पानी दूषित हो गया, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए वो पॉइजन का काम करता है। ठीक है, जो जानवर होते हैं पानी में ही मर जाते हैं, वहीं की वहीं मरते रहते हैं वो। तो जो जानवर हैं, जलीय जानवर मेनली, उनके लिए बहुत खतरनाक है। उसके अलावा और जो बाहरी जो जानवर है, जो जलीय जानवर नहीं है, जैसे कि आपका हाथी हो गए, ठीक है, और बहुत सारे जानवर होते हैं जो कि समुंदर से, नदियों से, इसी तरीके के पानी जो है उनको पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तो उनकी भी हेल्थ पर वो है जो अफेक्ट करता है आपका दूषित पानी। इसके बाद आपने बता दिया वे टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, कैसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो जहरीले रसायनों का ठीक से निपटान करना, यानी कि आपकी फैक्ट्री से जो भी टॉक्सिक केमिकल्स निकल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे प्रॉपरली ख़त्म करना है, कैसे इन केमिकल्स का सही इस्तेमाल करना है, या कैसे इन निकलने वाले टॉक्सिक को या केमिकल्स को किस तरीके से ख़त्म करना है ताकि वाटर पोल्यूशन ना हो पाए या एयर पोल्यूशन ना हो पाए। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एयर पोल्यूशन का जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो जल प्रदूषण होता है उसको ध्यान में रखकर खरीदारी करें। आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके माइंड में वाटर पोल्यूशन की जो बातें हैं वो होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी शॉपिंग करें। नाली में वसा या ग्रीस ना डालें। कई बार ऐसा होता है कि जो नाली आपके आसपास है उसी में ही कुछ फैट या ग्रीस वगैरह डाल देते हैं जो सूख जाती है वहीं पर, तो वो काम ना करें।
उसके अलावा जो फास्फेट डिटर्जेंट या डिश क्लीनर है उसी का यूज़ करें। कुछ जो आपके डिश क्लीनर यानी कि बर्तन मांजने की जो कुछ साबुन आती है या डिटर्जेंट पाउडर आते हैं उसमें फास्फेट होता है, ठीक है। तो ऐसे पाउडर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपके पानी के लिए, जल प्रदूषण के लिए जो है खतरनाक होते हैं। तो ये आप जो है कुछ पॉइंट्स इस तरीके से लिख देंगे, आपका क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 16 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल पोल्यूशन, यानी कि इसमें थर्मल पोल्यूशन, उसमें प्रदूषण के बारे में बताना है और साथ साथ थर्मल पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं वो बताना है। तो देखिए, थर्मल पोल्यूशन जो है वो बहुत ही इस तरीके का प्रदूषण है कि जिसके बारे में लोग बहुत रेयरली बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई भी पोल्यूशन की बात करता है, पोल्यूशन की बात आ रही है, तो थर्मल पोल्यूशन की बात तो बहुत ज़्यादा बाद में जाकर कोई इंसान सोचेगा। नॉर्मली तो पोल्यूशन में कौन क्या सोचेगा, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, इन्हीं का ही ज़्यादातर लोगों के माइंड में रहता है, ठीक है। उसमें प्रदूषण का मतलब क्या होता है, उसमें प्रदूषण या थर्मल पोल्यूशन जब पानी के प्राकृतिक शरीर के तापमान में अचानक वृद्धि या कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कोई एक ह्यूमन बॉडी है या कोई भी नेचुरल बॉडी है, उसके पानी या उसके टेम्परेचर में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए। इन शॉर्ट आपका यहाँ पर थर्मल पोल्यूशन क्या हुआ, थर्मल पोल्यूशन वो होता है जब आपके टेम्परेचर से रिलेटेड है, जब जो आपका टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए, तो इसको हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। ये कब होता है, कैसे होता है, या थर्मल पोल्यूशन किस तरीके से होता है, ये आमतौर पर जब होता है जब कोई पौधा या सुविधा, कोई भी पेड़ पौधे हो सकते हैं, कोई ह्यूमन हो सकता है, कोई जानवर, जंगली जानवर हो सकते हैं, या कोई भी जानवर हो सकता है, या कोई टेक्नोलॉजी या कोई फैसिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको एज इट इज़ वापस नहीं कर रहे, बल्कि उसको बढ़ा के, उसका टेम्परेचर बढ़ा के वापस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसका हम एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज से पानी लिया, ठीक है। अब उस पानी को बेकार करके या उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा करके उसको जो है वापस वहीं उसी में फेंक दिया, तो क्या हो जाता है कि जिस एरिया में आप वो पानी फेंक रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर एकदम से घट जाएगा या एकदम से बढ़ जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप जो पानी है, ये जो जल है, वो बाहर फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर आप नेचुरल रिसोर्सेज से कोई एक सामान ले रहे हैं और उसको सेम एज इट इज़ वापस ना करके उसको घटाया बढ़ा के वापस कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर आप ले लीजिएगा कि ठीक है, आपने कहीं नेचुरल रिसोर्सेज से पानी लिया और उसको बहुत ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म करके उसको वापस फेंक दिया, तो क्या हो जाता है, वहाँ उस एरिया में जहाँ पर आपने वो पानी फेंका वहाँ पर थर्मल पोल्यूशन हो जाता है। इसके सोर्सेज क्या क्या है थर्मल पोल्यूशन के, हीटेड वेस्ट वाटर। कई बार ऐसा होता है, देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप कह सकते हैं, आपने पानी लिया, ठीक है, पानी को आपने कुछ खाना बना रहे हैं, कोई भी रेसिपी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, बढ़िया से डिश बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने पानी इस्तेमाल किया, पानी को उबाला, अब वो पानी आपने चावल बनाई, ठीक है, चावल जब आपने बना लिए, उस चावल को एक छलनी में निकाल दिया, उसके बाद उसका बहुत सारा पानी बचता है जो कि बिल्कुल उबला हुआ गर्म होता है। अगर वो उबला हुआ गर्म पानी आप जो को तो फेंक रहे हैं कहीं, तो क्या होगा, वो गलत हो गया ना। आपने लिया तो ताज़ा पानी था टैंक से, और आप बिल्कुल गर्म पानी करके उसको बाहर फेंक रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से थर्मल पोल्यूशन का आपका कहलाता है, ठीक है। कोयल फायर्ड, कई बार ऐसा होता है कि कोयल हमने लिया, प्रयोग किया, उसको जलाया और बिल्कुल जले हुए बिल्कुल गरम गरम कोयले जो है वो कहीं सड़क में या कहीं भी पानी में ले जाकर फेंक दिया, ठीक है। ऐसा होता है ना कि बिल्कुल जले हुए कोयले हैं और उसको ले जाकर नदी में या नहर में फेंक दिया। नेचुरल गैस प्लांट, कई बार गैस प्लांट्स लगते हैं तो उसमें से जो है हम पानी लेते हैं और उससे गर्म या ठंडा पानी उसमें बाहर आता है। न्यूक्लियर प्लांट हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, पेपर या पल्प इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो ये क्या है, सारे के सारे सोर्सेज हैं थर्मल पोल्यूशन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्सेज को हमने यहाँ पर पहले मेंशन कर दिया है एक चार्ट में। अब यहाँ पर केसेस आप बता सकते हैं कि थर्मल पोल्यूशन के क्या कारण है। बीच बीच में हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको आप जो है एक बार रीड कर लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन नोट्स को मैं आज कल जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगी और आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है आराम से रीड कर सकते हैं। केसेस आप देख सकते हैं थर्मल पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कारण है थर्मल पोल्यूशन के। डिफोरेस्टेशन सबसे मेन कारण होता है कि वनों की कटाई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हम काट रहे हैं। सॉइल एरोजन हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है प्राकृतिक कारण भी होता है।
डोमेस्टिक सीवेज यानी कि घरेलू सीवेज, घरेलू में हम घर में काम, जैसे मैंने अभी आपको चावल का एक एग्जांपल दिया, तो वो आपका जो है एक तरीके से आ जाएगा। इसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ से आपका हो जाएगा। एक ऐसा होता है ना कि जैसे आप एक एसी का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एयर पोल्यूशन में कहीं तो क्या होता है कि आपके घर में एसी लगा हुआ है तो आपके घर का जितना भी गर्म टेम्परेचर है वो सब तो बाहर चला जाता है, खिंच जाता है, और आपका घर अंदर से जो रूम होता है, रूम का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वहाँ पर बिल्कुल ठंडक हो जाती है, और रूम की जितनी भी गर्मी थी वो सब कहाँ जाती है, वो बाहर जाती है। अगर आप कभी नोटिस करें, एक एरिया बिल्कुल ठंडा है, उसके बाहर का जो रूम होगा या बाहर का जो एरिया होगा बहुत ज़्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि अंदर रूम की सारी की सारी गर्माहट है वो सारी बाहर आ जाती है। तो ये क्या है, एक तरीके से थर्मल पोल्यूशन है। इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं थर्मल पोल्यूशन के? गुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी, यानी कि जो DO होती है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, उसका लेवल घट जाता है। जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जैव विविधता, वो उसको हार्म पहुंचता है। ठीक है, जितने भी इलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं, पारिस्थितिक प्रभाव होते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर आपका अफेक्ट पड़ेगा। आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो आपका जो है कम या ज़्यादा हो जाएगा एकदम से। ठीक है, माइग्रेशन पर अफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे क्या है, अफेक्ट है। अब यहाँ पर इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। इनको आप चार्ट में मेंशन कर सकते हैं या एज इट इज़ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से भी मेंशन करके छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक दो लाइन में लिख दीजिएगा, बल्कि इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कुछ सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सॉल्यूशन, कूलिंग पॉन्ड्स, यानी कि जो आपका तालाब है उनको कूल करने की कोशिश किया जाए, उसको ठंडा कर रखने की कोशिश किया जाए। ठीक है, कूलिंग टावर्स हो गया, आर्टिफिशियल लेक, यानी कि अलग आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया जाए, कृत्रिम झील बना दी जाए। ठीक है, वाटर का रिसाइकलिंग किया जाए, और भी इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अब इनको आप चाहें तो पहले चार्ट में मेंशन कर दो और उसके बाद 1 बाय 1 हेडिंग में आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से कंप्लीट आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? और एनर्जी के अलग अलग सोर्स बताने हैं। तो एनर्जी है क्या? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। कोई भी काम करने की जो फिजिकल सिस्टम है, जो भौतिक प्रणाली है, उसी को ही हम एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी होती है ये अलग अलग फॉर्म में, सेवरल फॉर्म में जो है हमारे एग्जिस्ट होती है। जैसे कि हीट है, हीट एक तरीके की एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है, लाइट एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, एटसेट्रा। तो हमें अलग अलग फॉर्म में एनर्जी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हमसे टाइप्स तो नहीं पूछे गए, तो टाइप्स को तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में टाइप्स पूछे जाएँ तो इन्हीं सभी टाइप्स को जो है आप चार्ट में मेंशन कर देंगे और इनके बारे में 2-2 4-4 लाइन में लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइप्स नहीं पूछे गए, सोर्स पूछे गए। तो जो सोर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं एनर्जी के। एक तो रिन्यूएबल सोर्स, नवीनीकरण ऊर्जा हम जिसको कहते हैं, या नवीनीकरण स्रोत कह सकते हैं, और दूसरा हो जाता है आपका नॉन रिन्यूएबल, अनवीनीकरण ऊर्जा हम इसको कह सकते हैं। तो अब इसको 1 बाय 1 जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। रिन्यूएबल सोर्स में अगर हम बात करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स इज derived from natural process that are replenished constantly such as solar, wind, ocean या हाइड्रो पावर, बायोमास। इसका क्या मतलब हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आपको नेचुरल वे में मिली हुई होती हैं। ठीक है, जिसका आप मॉडिफाई करके कुछ और चेंज उसको कर सकते हैं। जैसे नेचुरल में आपको वायु मिली हुई है, एयर मिली हुई है, ठीक है, उसके अलावा सौर ऊर्जा मिली हुई है, नेचुरल वे में है। ठीक है, हाइड्रो पावर है, नेचुरल वे में है, ओशन की एनर्जी है, वो नेचुरल वे में आपको मिली हुई है, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमें सोर्सेज को एक्सप्लेन करना है, तब यहाँ पर हम इन सभी जो यहाँ पर बताए हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल रिसोर्सेज, इन सभी को आप जो है 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देंगे हेडिंग डालकर। डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप 5-5 10-10 लाइन में लिखेंगे तो उतना आपका काफ़ी रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने, सूर्य जो होता है, सौर ऊर्जा सूर्य से हमें मिलती है, सूर्य नेचुरल वे में है, इसके लिए हमें कुछ मेहनत तो नहीं करनी ना, प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी जो सोर्स हम इसको कह सकते हैं। सनलाइट इज क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब बिल्कुल साफ होती है, स्विच होती है और इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
इसको हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। कभी ऐसा तो नहीं है कि सूर्य ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा जो है वो ख़त्म हो जाए, नहीं, ये तो जब तक सूर्य रहेगा तब तक आपका जो है सौर ऊर्जा आपकी रहेगी। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि एक तो नेचुरल सोर्स है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, मुफ्त है, फ्री है सबके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास अवेलेबल है, इसकी कोई भी कमी नहीं है, नॉन पोल्यूटिंग है, इसमें कोई भी पोल्यूटेंट नहीं है, किसी भी तरीके से ये दूषित नहीं है, ठीक है। इससे कोई भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा भी होगा, उसमें क्या होता है कि कुछ गैसेस जो है जो कि आपकी फैक्ट्रीज वगैरह से या कुछ पॉल्यूटेंट निकलते हैं, केमिकल्स वगैरह, वो वायुमंडल में जाकर आपकी ओजोन लेयर को, उस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, वो ग्रीन हाउस कहलाती है। तो जो सूर्य की एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा है, उससे इस तरीके का कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं निकलता है जो कि आपके वायुमंडल को, आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, नुकसान की बात करें, या डिमेरिट्स भी आप इनको कह सकते हैं, तो ये जो डिपेंड करती है, सौर एनर्जी जो होती है डिपेंड करती है आपके सीज़न पर, ठीक है। आपका जिस तरीके से सीज़न चेंज होता रहता है, मौसम में परिवर्तन आता रहता है, उस तरीके से सौर एनर्जी भी जो है आपकी चेंज होती रहती है। मान लीजिए आपका जो कह सकते हैं बारिश हो रही है, तो उस टाइम पर आपको सौर एनर्जी है, जो सूर्य की एनर्जी है वो नहीं मिलती है, ठीक है। आपके सीज़न के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। इस तरीके से और भी बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, उनको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। फास्ट चल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक तरीके से आपको कम वीडियोस में पूरा का पूरा सिलेबस एक तरीके से कवर हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है इसको फास्ट करेंगे। जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हो यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, जो चीज़ें नॉर्मल है आप डेली लाइफ में देख पा रहे हैं उनको यहाँ पर जो है मैं स्किप करूँगी, लेकिन यहाँ पर आप बाद में इसकी PDF देख लीजिएगा, आपका वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और स्पर्श क्लासेस की एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप PDF आराम से रीड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा या वायु ऊर्जा भी इसको कह सकते हैं। तो जो आपकी हवा चल रही है, हवा से जो आपको एनर्जी मिलती है वो भी क्या है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे आप देख रहे होंगे पवन चक्की एक तरीके से होती है, विंड मिल जिसको कहते हैं हम, वाइंड मिल, ठीक है। उसके ब्लेड जैसे जैसे घूमते हैं उससे एक एनर्जी जो है वो हमें निकलती है या मिलती है। लाभ क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एक पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि नेचुरल है तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये बिल्कुल मुफ्त है, स्वतंत्र रूप से फ्रीली है, एबंडेंट अवेलेबल, इनकी बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, इसकी कोई कमी हमारे पास नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं एक नुकसान है इसका, डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अगर हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे विंड माइल वगैरह लगानी पड़ती है, तो उसके लिए आपको शुरू में ही हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपके लिए आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी या मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। विंड स्पीड इज़ नॉट यूनिफॉर्म, हवा की जो गति है, स्पीड है, वो कभी भी एक जैसी तो नहीं रहती, कभी कम हो जाती है, कभी साथ बहुत तेज़ हवा चलती है, कभी बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है, तो उसमें भी क्या होता है, दिक्कत महसूस होती है। इसके बाद आपकी बायोगैस आ जाएगी, ठीक है, वाटर या जल जियोथर्मल गैस आ जाएगी आपकी, या एनर्जी कह सकते हैं इनको, जियोथर्मल एनर्जी। और लास्ट में आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी। नॉन रिन्यूएबल में वो एनर्जी आ जाएगी जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक बार हमने इस्तेमाल किया और ख़त्म, ठीक है। कौन सी आ जाएगी इसमें, जैसे कि कोयल एनर्जी, ऑयल एनर्जी, ये आपकी क्या हो जाती है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी की आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद हमें ये बताना है कि स्कूल का क्या भूमिका है, कैसे स्कूल जो है आपके कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया, ये बिल्कुल सेम एज है जो कि मैं पहली वीडियोज़ में आपको क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो सेम चीज़ है। इसके बाद आप एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या पर्यावरण संरक्षण है क्या। आप अगर प्राकृतिक वातावरण जो आपका है, जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको अगर आप प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें और मैनेज करें, तो यही आपका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कहलाता है। यानी कि आपने प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना, उसको बचाए रखना, उसको सही तरीके से मैनेज करना, यही आपका क्या कहलाता है, पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए स्कूल की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल क्या क्या काम कर सकता है जिससे कि एनवायरनमेंट का जो कंजर्वेशन है वो
ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो स्कूल जो है एनवायरनमेंट क्लब ओपन कर सकते हैं, ठीक है, कोई एनवायरनमेंट क्लब ओपन कर सकते हैं, उसमें सभी स्टूडेंट्स को शामिल कर सकते हैं, या आसपास कोई एनवायरनमेंट क्लब हो उसका पार्ट बन सकते हैं, जिससे बच्चों को शुरू से ही एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के बारे में बताया जा सके, बच्चों को सिखाया जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए मोटिवेट किया जा सके, ठीक है। इसके बाद क्लीनलीनेस ड्राइव यानी कि स्वच्छता अभियान जो है बच्चों से करा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता होगी, साफ स्वच्छ होंगी तो पॉल्यूटेंट जो है जितने ज़्यादा कम होंगे, आपका जो है एनवायरनमेंट उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। इसके बाद पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को शामिल करना। करिकुलम में स्कूल जो है एक तरीके से ये भी रोल हो सकता है कि अगर हम स्कूल के करिकुलम में एनवायरनमेंट को शामिल कर दें, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को शामिल कर दें, तो क्या होगा, हर एक बच्चे को इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझने को या सीखने को मिलेगा, और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनकी फैमिली हैं, उनको भी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में सीखने को मिलेगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़, आप कोई भी पॉलिसीज़ लाएं, कोई नया नियम लाएं, वो सभी पॉलिसीज़ जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को कोई नुकसान किसी तरीके का ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा डिजिटल रूप में बनाए गए पर्यावरण या संरक्षण पोस्टर। ऐसा होता है ना कि भाई स्कूल क्या कर सकता है, अपने बच्चों से या स्टूडेंट्स से अलग अलग तरीके के पोस्टर बनवा सकते हैं, जो कि रैली वगैरह निकलती है अवेयर करने के लिए, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें अलग अलग स्लोगन्स चलती हैं, पोस्टर्स निकलते हैं, तो वो चीज़ जो है मदद कर सकते हैं। एडोप्ट अ प्लांट प्रोग्राम्स, एक आपका प्लांट प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे तरीके हैं जो कि जो स्कूल है वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके आपके माइंड में भी आ रहे होंगे, तो वो भी आप आराम से लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन आपके इसमें नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर 18 क्वेश्चन जो है आपके हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन आपके बचते हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपका कंप्लीट करा दी जाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।